नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, अल शिफा अस्पताल पर हमले के बाद वाइट हाउस के बाहर हुआ जमकर प्रदर्शन। लोग बोले जो बाइडन दे रहे हैं नरसिंहार का साथ। जमकर लोगों ने बरसाए जो है यहाँ पर, जमकर लोगों ने जो है गुस्सा बरसाया जो बाइडन पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल बोले प्रधानमंत्री भले ही मुझे मूर्ख कहते रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपना काम बिल्कुल सही से कर रहा हूं, मैं अडानी के लिए काम नहीं करता। बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हमास के लड़ाके ने बोला जो बाइडन और जो है नेतन्याहू पर हमला। हमास के लड़ाके बोले नेतन्याहू कर रहा है नरसंहार। बताएंगे कैसे दोस्तों मासूम लोगों को मारा जा रहा है खुलेआम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री अगर अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं तो वो एक बात समझ लें कि वो जो है मूर्ख है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें मध्य प्रदेश में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी। बोले फिलहाल यहाँ पर खोलेंगे हम मोहब्बत की दुकान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हमास को आतंकवादी बताने पर भड़का तुर्की। तुर्की ने कहा हमास आतंकवादी नहीं बल्कि इजराइल आतंकवाद फैला रहा है पूरे देश में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का सिंधिया के ऊपर निशाना। प्रियंका गांधी बोली कद में छोटे हैं लेकिन अहंकार में बहुत बड़े हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले महेंद्र सिंह तोमर का वीडियो वायरल होने के बाद भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। बोले फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर ईडी नहीं जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पूरी तरीके से इजराइल हुआ दोस्तों बेजार। इजराइल से उठा लिया सबने अपने हाथ, इजराइल अकेला पड़ गया है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की पूरी तरीके से हो गया गेम ओवर। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हुए हमलावर, इसके बारे में भी बताएंगे। आपको बताते चले दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल को पड़ा भारी अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला करना। लोगों ने खोल दिया जो बाइडन के खिलाफ भी मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों जो बाइडन जो है वो लगातार इजराइल का साथ दे रहा है और ये बात अब साबित हो गई है। आपको बताते चले जो बाइडन ने जो है यहाँ पर इजराइल का खुलेआम साथ दिया है। यही कारण है जो इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब इजराइल के सामने दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। आपको बताते चलें इजराइल और जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के खिलाफ लोगों ने कल व्हाइट हाउस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और जो बाइडन पर आरोप लगाया कि वो इजराइल का दे रहे हैं साथ। दरअसल दोस्तों कल सीधे खुलेआम अल शिफा हॉस्पिटल पर एक के बाद एक बम दागे गए और सारी आप समझिए मानवता की हदों को पार कर दिया गया। और वहाँ पर जिस तरीके से बम दागे गए दोस्तों, मिसाइलें दागी गई, उससे कई लोगों की जान चली गई है। इसको लेकर आपको बताते चले लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की है और कहा है कि फ़िलहाल अपनी सेफ्टी के नाम पर नरसंहार फैला रहा है इजराइल। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि अल शिफा अस्पताल में कितने सारे लोग थे। अस्पताल पर हमला करना यानी कि दोस्तों इंसानियत पर हमला करना। हॉस्पिटल को उड़ाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स पर हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद भी अमेरिका जो है दोस्तों ऐसे टुच्चे देश का साथ दे रहा है इजराइल का। अब आप समझ लीजिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बयान सुनकर पीएम नरेंद्र मोदी को दोस्तों चिढ़ मच जाएगी। राहुल गांधी ने सही कहा कि प्रधानमंत्री में चिढ़ मच रही है, इसीलिए तो वो राजनीति की हदें पार करते हुए मुझे गालियाँ बक रहा है, मुझे अजीब और गरीब बयान दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहे। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति साफ दिखाई दे रही है। जब भी कोई मुझे कुछ बुरा बोलता है तो उन्होंने कहा कि मुझे पता लग जाता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तभी मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि आज की राजनीति जो है वो उनके एक तरीके से दोस्तों उनके अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं जनता का तमाम पैसा अडानी छीन कर जनता को दूंगा। उन्होंने कहा अगर आप अडानी को 1 रुपये दोगे तो मैं जनता को 1 रुपये दूंगा।
उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देखना आने वाली राजनीति में मैं आपको ये बता दूंगा कि राजनीति अडानी और अंबानी बड़े व्यापारियों से नहीं चलती है, राजनीति चलती है छोटे व्यापारियों से। आपको बता दें दोस्तों, जब तक कांग्रेस रही उसने कभी भी किसी उद्योगपति का साथ नहीं दिया, ना बड़े बड़े लोगों को बनाया। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी तब से आए हैं जब से वो दोस्तों अडानी और अंबानी पे मेहरबान है। वो शायद इसलिए भी दोस्तों क्योंकि गुप्त चंदा जो मिलता है इलेक्शन के वक्त, उसमें अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव जैसे लोग चंदा देते हैं और बीजेपी फिर उनको दोस्तों 2 गुना कमवाती है। यही कारण है जो आज की राजनीति में पूंजीपतियों के फ़ायदे हो रहा है और जो बेचारा गरीब वोट देता है उसको दोस्तों आप समझिए कुछ नहीं मिल पाता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में मैं राजनीति बदलूंगा, मैं बता दूंगा कि छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर से कैसे देश चलता है। और मुझे दोस्तों पूरा यकीन है कि राहुल गांधी की राजनीति मोदी से बहुत अलग होगी, प्रधानमंत्री मोदी से। क्योंकि राहुल गांधी जब शुरुआत राजनीति में आए थे तब भी उन्होंने आदिवासियों का मुद्दा उठाया था, गरीबों का उठाया था, और यही मुद्दे हमारे देश के मेन मुद्दे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, तुर्की ने लगा दी जो इजराइल के खिलाफ, हमास को आतंकवादी कहने पर भड़का तुर्की। दरअसल दोस्तों इजराइल जो है वो हमास को आतंकवादी बता रहा है, लेकिन आप समझिए आतंकवाद वाले काम कौन कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। आतंकवादी तो इजराइल है दोस्तों, जो मासूम लोगों की जानें ले रहा है, अस्पतालों पर हमले मचा रहा है, और बहाना ये ले रहा है कि इसके नीचे इनका हेड ऑफिस है हमास का, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बताते चले, अस्पताल पर एक के बाद एक रॉकेट दागने के बाद बुरी तरीके से फंस गया है इजराइल को घेरते हुए हमास ने कहा कि फ़िलहाल ये लोगों ने अस्पताल पर हमले किए और मरीजों को चोट पहुंचाई है। आपको बताते चले, तुर्की ने कहा कि फ़िलहाल हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है और उसको आतंकवादी कहना बंद कर दे इजराइल। उन्होंने कहा कि आतंकवाद तो इजराइल फैला रहा है, जो मासूम लोगों के ऊपर लगातार बम, गोले और मिसाइलें बरसा रहा है। आपको बता दें, तुर्की ने इजराइल के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल इजराइल आज से नहीं कि लंबे समय से फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें घेर रहा है। उन्होंने कहा कि गाज़ा पट्टी में इजराइल सारी हदें पार कर रहा है। गाज़ा पट्टी को हासिल करने के लिए इजराइल ने दोस्तों आप समझिए सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इजराइल किसी भी तरीके से चाहता है कि फ़िलहाल ये चीज़ उसकी हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, आने वाले समय में दोस्तों इजराइल को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे देश की जनता, या फिर यूँ कहते हैं कि पूरा देश ही इजराइल के ख़िलाफ़ है। और ऐसे में अब मुश्किलें तो बढ़ना ही है, इजराइल की दोस्तों कम नहीं होना है। क्योंकि इजराइल जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश की जनता को पसंद नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। आज जो इजराइल की हरकतें हैं दोस्तों वो दुनिया देख रही है। ऐसा तो है नहीं कि इस चीज़ को छुपा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है इजराइल की, पूरा देश इजराइल के ख़िलाफ़ चल रहा है दोस्तों। और एक बात साबित हो चुकी है, इजराइल जो कुछ भी करे दोस्तों, लेकिन देश की जनता इजराइल के अगेंस्ट है और रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने कोई अच्छा काम किया है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर निकाली भड़ास। बोले सिंधिया का कद तो छोटा है लेकिन उनका अहंकार बहुत बड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, सिंधिया के ऊपर जमकर प्रियंका गांधी ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लोग कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बीजेपी आई और उसने कांग्रेस की सरकार को ख़रीद फरोश करके गिरा दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इसीलिए कह रही हूँ, महाराज का कद बहुत छोटा है लेकिन उनका अहंकार बहुत बड़ा है, और वो कांग्रेस के लोगों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों उसका फ़ायदा क्या हुआ, आज एक एक कर तमाम जो सिंधिया के साथ लोग आए थे वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, और सब ने सिंधिया का साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने उन लोग को टिकट ही नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है, जो लोग सिंधिया के सहारे आए थे कि वो मज़े करेंगे बीजेपी में, बीजेपी की सरकार है, या कुछ लोग इसलिए आए थे कि हम ईडी सीबीआई से बच जाएंगे, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बताते चले, उल्टा यहाँ पर उल्टा गेम ये हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दोस्तों, उनके चक्कर में अब वो लोग भी फंस गए हैं जो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, इस राजनीति को। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप जनता को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो या फिर जनता का साथ देने की कोशिश कर रहा हो, तो जनता देख चुकी है। जनता को ये भी पता है कौन उसके साथ है, कौन उसके ख़िलाफ़ है। और ये बात तो साफ़ है दोस्तों कि बीजेपी तो जनता के ख़िलाफ़ है ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करना
ये हमारा उद्देश्य तो नहीं है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी लंबे समय से लूट रही है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही थी, लेकिन बीच में ही उसको 1.5 साल बाद गिरा दिया गया। और इससे पहले 15 साल तक मामा शिवराज ने राज किया, फिर 3.5 साल यानी कि 18.5 साल राजनीति में यहीं पर मध्य प्रदेश में होगा। इसीलिए आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जमकर गुस्सा भी निकाला। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश का तख्त पलटने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जातीय जनगणना से भागती है बीजेपी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि देश के लोगों को पता चल जाए कौन किस कास्ट के कितने लोग हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमलावर हो गए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी कमाल करेगी और अच्छी खासी सीटें मिलने वाली हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार बीजेपी 2/3 से हारने वाली है। आपको बता दें, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की बहुत बुरी हार होगी यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करने की बात करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, उनको एक चीज़ समझना चाहिए दोस्तों कि फ़िलहाल हमारे देश की राजनीति है क्या। कम से कम आप जनता के लिए तो सोचो। अखिलेश यादव सही कह रहे हैं, जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों। कम से कम ये जो झूठ फैलाया जाता है कि मुस्लिमों की संख्या देश में बढ़ रही है, वो हिंदू भाइयों से ज़्यादा हो जाएंगे, ख़तरा हो जाएगा, आप समझिए दोस्तों, ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुस्लिम सिर्फ 30% है, तो वहीं हिंदू भाई 60% है और 10% दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है जो बीजेपी दोस्तों बताती है बार बार। इसीलिए कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस से बीजेपी डरती है कि अगर ये हो गया तो लोगों को पता चल जाएगा किसके कितने आंकड़े हैं, कितने लोग किस समाज के हैं, और बीजेपी इन चीज़ों से इसीलिए भागने का काम करती है। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी को ये जवाब मिल ही जाएगा और वो समझ ही जाएगी कि आगे क्या होना है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो लोग दोस्तों मोहम्मद शमी पर उठाते थे सवाल, जो लोग दोस्तों मोहम्मद शमी को उल्टा सीधा बोलते थे दोस्तों, आज उनको शर्म आ रही होगी। क्योंकि मोहम्मद शमी ने दोस्तों वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा दिया इंडिया टीम को। जिस तरीके से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में दोस्तों शमी ने 7 विकेट उड़ाए, इससे साफ पता चल जाता है कि शमी को दोस्तों खेलने तक नहीं दे रही थी इंडिया टीम, उनको बाहर रखा हुआ था मैच से। वो तो हार्दिक पांड्या के चोट खाने के बाद और इस मैच से बाहर होने के बाद जो है यहाँ पर दोस्तों ये काम किसको मिला, मोहम्मद शमी को। आपको बताते चले दोस्तों, मोहम्मद शमी पहले ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने अब तक का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में 7 विकेट चटकाए, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है मोहम्मद शमी ने। आपको बता दें, मोहम्मद शमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा जैसे ही उनको लक से हार्दिक पांड्या के बजाय खेलने को मिला, तो क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे, इसीलिए दोस्तों आपको बताते चले उनको ये जगह मिल गई। और ये जगह जब मिली दोस्तों तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप समझिए, पहले ही मैच में 5 विकेट, उसके बाद 4 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 3 विकेट, इस तरीके से उन्होंने हर मैच में अपना दम दिखाया। और दोस्तों अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, एक ऐसी पिच जिसके बारे में किसी को नहीं पता था दोस्तों, उस पिच पर उन्होंने 7 विकेट ले डाले। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि जो अंधभक्त मोहम्मद शमी पर इल्ज़ाम लगाते थे, जो ये कहते थे कि मोहम्मद शमी ने मैच फिक्स कर दिया, जानबूझकर हार गए भी एक मैच जब हारे थे बीच में। खैर, ये लोग जब बेचारे विराट कोहली को नहीं छोड़ते हैं तो शमी तो फिर भी मुस्लिम है दोस्तों, उसको क्या ही छोड़ेंगे। जबकि विराट कोहली तो बेचारे हिंदू धर्म से ही आते हैं, उनको भी उल्टा सीधा बोलते हैं, अनुष्का को भी बोलते हैं, उनकी बच्ची को भी बोलते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं, पूरी तरीके से जो यहाँ पर फेल हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संजय रावत 2 गुनी स्पीड से हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि आप जिस पद पर बैठे हैं कम से कम उसकी ही गरिमा कर लेते। संजय रावत ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनी गरिमा भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले।
उन्होंने कहा कि जिस राहुल गांधी को आप मूर्ख बता रहा हो, महामूर्ख बता रहा हो, वही राहुल गांधी 2024 में पीएम बन के बताएगा आपको। उन्होंने कहा राहुल गांधी इस देश के सबसे पॉपुलर नेता बन चुके हैं। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी को पूरी दुनिया पसंद कर रही है, यही कारण है जो प्रधानमंत्री में डर है। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो ना, दूसरों को मूर्ख समझते हो। उन्होंने कहा कि लोगों ने देख लिया आप कितने स्मार्ट हो, मूर्ख हो या स्मार्ट हो, असली मूर्ख कौन है दोस्तों? सही बात तो ये है। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए, नोटबंदी से देश में काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसे ही काला धन आ जाएगा, लोगों के अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा था। किसान के लिए मैं बिल लाया हूं, इससे उसकी आय दोगुनी हो जाएगी। लोगों ने उस बिल का जमकर विरोध किया। NRC CAA से हमें पता चलेगा देश में कितने घुसपैठी हैं, तमाम वो लगाए गए, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? नुकसान हुआ। और यही कारण है जो बीजेपी के तमाम लिए गए फैसले दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अब तो जनता भी जान चुकी है कि 10 साल तक भैया हमने आपको वोट दे दिया, आपने हिंदुत्व का खेल खेल लिया, लोगों को ये भी समझा दिया कि हिंदू मुसलमान पर वोट दो। लेकिन जनता दोस्तों बहुत चालाक है। जनता एक बार दे देगी, 2 बार दे देगी, तीसरी बार जनता भी कहेगी कि बस भैया अब हमें और नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान, हम तो भैया विकास पर वोट देंगे। और उस वक्त बीजेपी की असली हार हो जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल में दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर हो रही गोली बारूद से दोस्तों आपको बताते चले भड़क उठा हिजबुल्ला ने एक के बाद एक दाग दिए दोस्तों इजराइल के ऊपर मिसाइलें। दरअसल आपको बताते चले कल फिर से अल-शिफा अस्पताल के ऊपर हमला होने के बाद जो है हिजबुल्ला फिर से भड़क गया। हिजबुल्ला ने दोस्तों हमला बोल दिया। दरअसल सीधी सी बात यह है दोस्तों, इस वक्त जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, या फिर मैं ये कह दूं कि जो नरसंहार हो रहा है, इसको रोकने के लिए हिजबुल्ला ने पूरी तरीके से गेम ओवर कर दिया है। हिजबुल्ला ने दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। आपको बताते चलें दोस्तों, दरअसल अभी इस वक्त जो चीज़ निकल कर सामने आई है उसमें तो हमें एक ही बात पता चल पा रही है, और वो क्या है दोस्तों कि हिजबुल्ला जो है वो लगातार इजराइल को मुँह तोड़ जवाब दे रहा है और हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्ला ने दोस्तों कल जिस तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें दागी, उससे ये साफ पता चल जाता है कि पूरी तरीके से हिजबुल्ला ने गेम ओवर कर दिया है इजराइल का। क्योंकि इजराइल को दोस्तों ऐसा लगता है कि वो लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा या फिर फ़लस्तीनियों को परेशान करेगा। तो दोस्तों आप समझिए उसको इस बात का कम से कम अनुमान होना चाहिए कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। ख़ास करके आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ कि हमारे देश की स्थिति क्या है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अब एक नए पड़ाव की ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फ़ेल वहाँ की। हिजबुल्ला ने इजराइल सरकार को पूरी तरीके से फ़ेल कर रखा है, क्योंकि एक के बाद एक हो रहा है बड़े हमलों से इजराइल बहुत परेशान आ चुका है दोस्तों। फ़िलहाल अब ये भी देखना होगा कि आगे इसमें क्या मोड़ आने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई दोस्तों वर्ल्ड वॉर में तब्दील होती चली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोगुनी स्पीड से जमकर वायरल हुए असदुद्दीन ओवैसी बोले थोड़े दिन रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा तेलंगाना में कौन जीत रहा है। ओवैसी ने दोस्तों दावा कर दिया एक तरीके से कि तेलंगाना में उनकी ही सरकार आ रही है। यही नहीं, ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि जो लोग दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन है आने वाली सरकार का दोस्तों तेलंगाना का CM। आपको बता दें दरअसल ओवैसी का दावा है कि अब की बार भी उनकी सरकार बनेगी KCR की। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है दोस्तों कि अब की बार वो तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का दबदबा तेलंगाना में दिखाई भी दे रहा है। पूरी कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक में लोगों ने वो करा दोस्तों, वैसे ही कम से कम जो है यहाँ पर भी किया जा रहा है। तो ये देखना तो दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि तेलंगाना से लेकर तो तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी घिर चुकी है दोस्तों। और बीजेपी तो खैर तेलंगाना में तीसरे नंबर की पार्टी है। फर्स्ट पे तो जो है यहाँ पर कांग्रेस और BRS में ही वो चल रही है दोस्तों लड़ाई। अब देखेंगे कौन जीतता है इन दोनों में से। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस है दोस्तों वो आपको आगे भी